हेलो गैस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 जून 2026 की, और जो बैंक एसएससी रेलवेज में है तो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करें। भारत में जो आयुष मंत्रालय में वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये पोर्टफोलियो किसके पास में है? हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन इंडिया? इसका अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। Who will replace the सूर्य कुमार यादव as a India's new men's T20 कैप्टन in June 2026? तो अभी क्या हुआ है, जून 2026 में सूर्य कुमार यादव की जगह जो है एक और किसी दूसरे क्रिकेटर ने ली, और एज अ कैप्टन जो है ये T20 में अपनी जो है कमान यहाँ पर संभालेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि श्रेयस अय्यर को यहाँ पर जो है न्यू कैप्टनसी यहाँ पर मिल रही है, और अब ये T20 के नए कप्तान यहाँ पर होंगे। और आपको पता होगा कि जून 2026 में जो आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे जो हैं उसमें ये एज अ कैप्टन वहाँ पर जाने वाले हैं। और तिलक वर्मा को जो है 22 कैप्टन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्टी कैप्टन। ठीक है, तो ये जो 22 कैप्टन की जिम्मेदारी है तिलक वर्मा के पास में। और अभी भारतीय टीम T20 के लिए आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर, जो इनकी बाइलेटरल दो देशों के बीच जो सीरीज है वो यहाँ पर होने वाली है। श्रेयस अय्यर का आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले दिनों में, और इन्होंने जो है थोड़ा सा आईपीएल में भी काफ़ी ठीक किया है, तो इस वजह से जो है इनको यहाँ पर T20 में प्रमोट आगे किया गया है। ठीक है, और इस बार आप ध्यान रखिएगा कि 2028 के जो लॉस एंजल्स ओलंपिक होंगे उसमें T20 जो वर्ल्ड कप साइकिल है वो भी वहाँ पर है, तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस न्यूज़ के साथ में आपको इतना देखना है कि कौन एज अ कैप्टन बनाए गए हैं T20 में। ठीक है, तो ये हैं श्रेयस अय्यर। ठीक है, और ये जो बदलाव इन्होंने किया है क्योंकि आईपीएल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और ओलंपिक में हम बेहतर यहाँ पर कर पाए। विच कंट्री इज हॉस्टिंग द ग्लोबल इवेंट्स फॉर द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2026? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के जो ग्लोबल लेवल के जो इवेंट्स हैं उसकी मेज़बानी कौन सा देश यहाँ पर कर रहा है? तो हर साल दुनिया भर में 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको बताना चाहूँगा कि रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान जो है वो इस बार जो ये इवेंट्स हैं इन सभी की मेज़बानी यहाँ पर कर रहा है। आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस बार की जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे की जो थीम है वो रखी गई है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर और फ्यूचर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार की जो थीम है वो क्या है। तो थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर और फ्यूचर। तो जून 5 को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो होता है UNEP वो जो है इस चीज़ को आगे फर्दर प्रमोट करता है। और ग्लोबल सेलिब्रेशंस जो है वो इस बार रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान में हो रहा है, और इसकी जो कैपिटल सिटी है बाकू, वहाँ पर जो है ये हो रहा है। दूसरी चीज़ जो है कोर रोड मैप जो है 2026 के कैंपेन का वो है क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो देखो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पर हम इस तरीके के जो बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लेते हैं, हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंटल को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकें। और हर साल 5 जून को जो है ये दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो है मेज़बान बाकू जो अजरबैजान की कैपिटल सिटी है वहाँ पर हो रहा है। और जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है तो इसके ही नेतृत्व में जो है ये लगातार हम ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शंस हो और लोग जो है रूट लेवल पर काम करें। तो इस बार जो हैशटैग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है नाउ फॉर क्लाइमेट। सब कुछ जो है क्लाइमेट के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो हैशटैग है ये जरूरी है, नाउ फॉर क्लाइमेट, इस हैशटैग के साथ यहाँ पर इस अभियान को चलाया जा रहा है। अच्छा, क्लाइमेट एक्शन का मतलब क्या होगा? क्लाइमेट एक्शन का मतलब यही है कि जो टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है और जो इन्वायरमेंट को अलग अलग तरीके के खतरे हो रहे हैं तो इनको हम कैसे रोक सकें। ठीक है, वो चीज़ है। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में इन्वायरमेंटल से जुड़े जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सबको मैनेज करती है यहाँ पर। तो इस वजह से ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। भारत में हाल ही में लॉन्च की गई मारुति सुजुकी की फ्लैक्स फ्यूल कार
जो है ये जो फ्यूल ब्लेंड्स हैं वो इसके साथ जो है काम करने में सक्षम है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विच फ्यूल ब्लेंड्स इज द रिसेंटली लॉन्च मारुति सुजुकी फ्लैक्स फ्यूल कार कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग विद। तो इसमें जो फ्यूल ब्लेंड है वो क्या क्या चीज़ों का है, तो आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार जो है अभी मारुति सुजुकी की नई दिल्ली में एक ऐसी कार लॉन्च की गई है जो कि फ्लैक्स फ्यूल पर चलती है। अब फ्लैक्स फ्यूल में क्या होता है कि पेट्रोल और इथेनॉल, ठीक है, तो इनको जो है मिक्स करा जाता है एक तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इथेनॉल ब्लेंड है जिसमें E20 से हम लोग E100 की ओर जो है चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मिश्रण होगा E20 से E100 तक का, जिसमें हम लोग इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे। और इथेनॉल जो है वो कैसे बनता है, ये जो गन्ना है और जो एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है ना उससे बेसिकली ये बनाया जाता है। तो किसानों को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे पोल्यूशन कम होगा। ये जो हमारे यहाँ के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस चीज़ का भी अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है। और अब जो है हमारा लक्ष्य यही है कि हम आने वाले समय में जो है इस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करें। तो अभी जो मारुति का जो वैगनआर फ्लैक्स फ्यूल वर्जन है वो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे। और ये फ्लैक्स फ्यूल जो वैगनआर मॉडल है ये न्यू दिल्ली में जो है इसको भी लॉन्च मारुति के द्वारा किया गया है। अब पेट्रोल से जो इथेनॉल का जो मिक्सचर है वो बनेगा E20 से E100 तक। तो इसमें हम लोग इथेनॉल को यूज़ करते हुए जो है इस तरीके का फ्लैक्स फ्यूल जो है ये व्हीकल जो है निजात कर रहे हैं। और जो मेन सिटीज़ हैं जिसको अभी टारगेट किया जा रहा है तो उसमें दिल्ली, NCR, पुणे, मुंबई और नागपुर जो आपने देखा कि हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज़ हैं तो उनमें जो है ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। ओके, और फोकस यही है कि इन्वायरमेंट और इकॉनमी दोनों को फोकस करते हुए किया जाए, क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है उसको कम करने में कैसे हम आगे बढ़ें, तो इसलिए हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा बाहर से हम पेट्रोल खरीदते हैं उतना ज़्यादा डॉलर हमें पे करना पड़ता है। तो ज़्यादातर हमारी कोशिश यही कि हम इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को ऑप्ट यहाँ पर कर सकें, ठीक है। तो फ्लैक्स फ्यूल आप ऐसा समझ लें कि एक ऐसा इंजन है जो आपका एक से ज़्यादा प्रकार के ईंधन जैसे पेट्रोल और इथेनॉल इन पर ये बेसिकली चल सकता है, ठीक है। हाउ मैनी पंचायत हैव बीन ऑनर्ड अंडर द नेशनल पंचायत अवार्ड 2025। तो अभी रिसेंट में जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है उन्होंने पंचायत अवार्ड्स अनाउंस किए। तो इस बार जो है 42 लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि जो नेशनल पंचायत अवार्ड्स हैं इसमें 42 आउटस्टैंडिंग पंचायत को सेलेक्ट किया गया है और इसमें 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से ये सारी 42 पंचायत यहाँ पर आती हैं। सबसे खास बात इस बार की ये रही है कि 22 ऐसी महिलाएं हैं जो इन पंचायत को यहाँ पर लीड कर रही हैं। तो इसमें से जो नेतृत्व करने वाली जो महिलाएं वो 22 हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये पुरस्कार जो है जो गांव में विकास हो रहा है ना उसके लिए दिए जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। और ये जो अवार्ड्स हैं ये कैटेगराइज हैं बेसिकली 2 प्राइमरी सेगमेंट्स में। सबसे पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास, तो इसमें जो है 34 ग्राम पंचायत हैं। और जो दूसरा है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, इसमें जो है 8 बेस्ट परफॉर्मिंग है। तो इन दोनों में अलग अलग हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और इस योजना में मेन चीज़ यही है कि इनकरेज किया जाता है ताकि और भी गांव के जो सरपंच हैं वो कहीं ना कहीं पर जो है अपने गांव का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर विकास करें और उनको भी आगे ऐसा मौका यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो ये पुरस्कार जो है 2011 में शुरू हुए थे और 2023 में जो है इनको फिर से रीस्ट्रक्चर यहाँ पर किया गया था। तो ये जो 73rd अमेंडमेंट है ना, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो इस अमेंडमेंट से जुड़ी हुई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट एक्ट अगर हम बात करें 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज है, ये नोडल मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हमारे संविधान में 73वें अमेंडमेंट से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसको बोलते हैं, इन्होंने गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2027-28 के कार्यकाल के लिए पहली बार किस देश को चुना है। विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है फॉर द 2027 एंड 28 टर्म्स के लिए। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होती है तो इन्होंने क्या किया है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके लिए 5 अस्थायी जो सदस्य हैं इनको भी यहाँ पर चुना है। तो इस बार जो है जो कार्यकाल 2 साल का होता है 27 से 28 का, ये बेसिकली यहाँ पर रहेगा और 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा।
किर्गिस्तान जो है वो पहली बार जो है वो इस परिषद का हिस्सा बनने वाला है। वहीं इस बार जर्मनी को जो है बैकफुट पर पीछे आना पड़ा। तो ये जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो 5 कंट्रीज़ हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये हैं ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान और पुर्तगाल और है त्रिनाद एंड टोबैगो। ठीक है, तो ये जो है 5 कंट्रीज़ हैं जिनको इलेक्ट किया गया सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2027 से 2028 के टर्म्स के लिए। ठीक है, 27-28 टर्म्स के लिए। तो ये 5 से इनका 2 साल का कार्यकाल होगा। और इस बार किर्गिस्तान पहली बार यूनाइटेड नेशंस में इसको सीट मिली है। इसने जो है फिलीपींस को हराया बेसिकली। ठीक है, और जर्मनी ये भी पीछे काफ़ी रहा है, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल से ये पीछे रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर ज़रूरी रहेगी कि कौन कौन रहा है। तो पहली बार जो है इस बार किर्गिस्तान यहाँ पर ये पहुँच रहे हैं। ठीक है, वोटिंग जो है वो भी मैंने आपको समरी बता दी है, तो वोटिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को 131 वोट्स मिले, पुर्तगाल को 134। ठीक है, और जर्मनी के लिए एक सेटबैक था यहाँ पर क्योंकि इसको केवल 104 वोट मिल पाए। ठीक है, और वहीं पर त्रिनाद एंड जो टोबैगो ये भी यहाँ पर आपके रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है और जो दुनिया में एक तरीके से पीस मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार यहाँ पर रहता है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये वे देश हैं जो सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए चुने जाते हैं ताकि हर क्षेत्र को यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन यहाँ पर मिल सके। ठीक है, वेयर वॉज द 73rd प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड। तो अभी जो हमारे यहाँ के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो इन्होंने शिलोंग में जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है जिसको NEC बोलते हैं, इसकी अभी 73वीं बैठक वो यहाँ पर की है। तो ये शिलोंग में बैठक बेसिकली हुई है और इस बैठक का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये था कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है इनके विकास कार्यों की जो है समीक्षा करना और सभी राज्यों के बीच में जो है अच्छी तरीके से तालमेल यहाँ पर बैठाना। ठीक है, तो इसमें जो है आपका टूरिज़्म हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इन सारे फील्ड्स पर जो है इन्होंने डिस्कशन बेसिकली किया है। तो कहाँ पर? शिलोंग मेघालय में ये 73rd सेशंस ऑफ द ईस्टर्न काउंसिल जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इसकी चेयरमैनशिप यहाँ पर की है। ठीक है, इन विच सिटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सोबा रिगवा लोकेटेड। क्वेश्चन यहाँ पर एक आ गया है कि अभी रिसेंट में जो सोबा रिगवा है तो इन्होंने क्या किया है कि कॉमन योग जो प्रोटोकॉल है CYP, तो इसका एक सेशन आयोजित किया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है लेह लद्दाख में। ठीक है, तो लेह लद्दाख में जो है ये सेशन बेसिकली आयोजित किया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि योग को जो है बेसिकली आगे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना और योग से लोग जुड़े और ये उनकी लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण अंग भी यहाँ पर बन पाए। तो ये इसलिए रहा है। और जो सोबा रिगवा जो है वो तिब्बत की एक बहुत पुरानी एक मेडिसिन काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एक चिकित्सा पद्धति है जिसे भारत सरकार ने जो है यहाँ पर मान्यता दी है। तो ये सोबा रिगवा बहुत ज़रूरी है और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सोबा रिगवा ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। तो इसका मेन काम क्या है कि प्रमोट द ट्रेडिशनल तिब्बतियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन नोन एज अ सोबा रिगवा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। और स्थान अगर आपसे पूछा है तो ये लेह लद्दाख में। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए रहता है। 2010 में भारत सरकार से इसको मान्यता जो है ऑलरेडी मिली हुई है। ये जो सोबा रिगवा ये जो चिकित्सा पद्धति है इसको। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। हाल ही में फ्लेक्स फुल मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली कौन सी कंपनी बनी? अभी आपने देखा कि कार तो मारुति ने बनाई है और मोटरसाइकिल जो है वो लिए हीरो मोटोकॉर्प ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों जगह पर नितिन गडकरी जी जो इन्होंने लॉन्च किया है हीरो मोटोकॉर्प फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल इन इंडिया। तो इसकी जो है वो काफ़ी यहाँ पर डिमांड आ रही है और ये जो बाइक है पेट्रोल और इथेनॉल का जो मिश्रण है वो E20 से E85 है। वो कितना था? E20 से जो है 100 था और E20 टू E85 है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेंगी और हीरो कॉर्प्स ने इसको लॉन्च यहाँ पर किया है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसकी वजह से जो है ये लॉन्च की गई। तो हीरो कॉर्प ने जो है इसको आगे फर्दर प्रमोट यहाँ पर किया है
और इस इनिशिएटिव से जो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस हैं वो 77% तक जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो सकेगा। तो उस वजह से जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और दूसरी चीज़ जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम सेव कर पाएंगे 1.44 लाख करोड़ जो है फॉरेन एक्सचेंज को भी, मतलब डॉलर्स हमारा जो है थोड़ा सा यहाँ पर सेव होगा, क्योंकि हम जब बाहर से तेल नहीं खरीदेंगे और हम अपने भारत में ही जो गन्ने से इथेनॉल बन रहा है उसको हम ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर हमारे जो पैसे हैं, डॉलर्स जो हम ज़्यादा खर्च करते हैं वो हमारे यहाँ पर बचेंगे और पर्यावरण को भी यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एमिशन है वो यहाँ पर रिड्यूस होगा। लगभग 77% तक की कमी जो है वो हम यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, और किसानों को जो है अब ऊर्जादातास भी यहाँ पर कहा जाएगा। तो जो फार्मर्स हैं वो ऊर्जादाता होंगे, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड अल्टीमेटली यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ईवीज़ का कल्चर आ रहा है ना, उसी तरह से जो है अब टेंशन फ्री होकर जो बायोफ्यूल है वो भी इंडियन जो है वो आगे यहाँ पर रहेगा। होम ग्रोन बायोफ्यूल्स को हम ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट करना चाह रहे हैं। GTAC, अब ये GTAC होता क्या है? तो GTAC का मतलब होता है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर। तो अभी पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझ लें, अब ये चर्चा में भी था। तो ये है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर। ठीक है, अब हुआ क्या है कि जो गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर है इसने प्रूव कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में असम की जो चाय है, जो असम की टी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंट में जो डेकू याजली चाय के जो खेत होते हैं ना, वहाँ पर जो प्रीमियम चाय है वो 1103 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है आगे ऑक्शन में हुई है। तो ये रिकॉर्ड जो प्राइस है वो यहाँ पर मिला है। देखो हम लोग देखते हैं ना कि लगभग चाहे आप कोई भी ब्रांड ले लो, रेड लेवल ले लो, टाटा टी ले लो, कोई भी ले लो, तो उसमें चाहे ताजमहल ले लो, तो उसमें आप लोग देखते हो कि ओवर ऑन एवरेज जो है लगभग आपको 700-800 के आसपास में आपको केजी का पड़ जाता होगा लगभग। ठीक है, नियर अबाउट 900 तक ये आ जाता होगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ। लेकिन देखो ना 1103 रुपये पर केजी अगर कोई चाय जा रही है, और ये जो फेमस टी स्टेट है वो है डेक्यू याजली का। तो डेक्यू याजली के चाय बागान की जो प्रीमियम टी है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, और ये जो है रिकॉर्ड सेल हुई है। और इस वजह से जो है जो सरकार ने क्या किया है कि चाय के व्यापार को हम आगे बढ़ावा देने के लिए जो ऑर्थोडॉक्स बनाने वाले जो हैं, चाय बनाने वाले हैं, तो इनको 15 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी जो है वो भी यहाँ पर देने का फैसला किया गया है। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है असम गवर्नमेंट ने, 15 रुपये पर केजी की सब्सिडी जो है हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, जो सोटाई जो है वो आपका 889 पर केजी गया है, जो सोटाई टी स्टेट है। तो ये अलग अलग टी स्टेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें 1103 पर आपकी गई है ये डेक्लॉजी वाली, और 973 पर केजी पर जो है अनदर लॉट ऑफ फ्रॉम द सेम स्टेट फैज ये भी हुआ है यहीं पर, और 889 पर ये हुआ है सोटाई टी स्टेट। ठीक है, हाल ही में माई भारत ने किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है? तो अभी रिसेंटली माई भारत सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विच फील्ड। तो जो माई भारत है, जिसको बोलते हैं मेरा युवा भारत, तो इस प्लेटफॉर्म को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी जगह मिली है। और ये हुआ इसलिए क्योंकि ये रिकॉर्ड बेसिकली कंसिडर इसलिए किया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा ऑनलाइन क्विज जो है वो लेने के लिए यहाँ पर किया गया। तो लगभग 3,90,812 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन लिया है इस ऑनलाइन क्विज में, और ये एक रिकॉर्ड अपने नाम पर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग था VYBBYLD, तो ये जो क्विज थी तो इसमें बेसिकली जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग था, तो इसमें 3,90,000 लोगों ने लगभग पार्टिसिपेट यहाँ पर किया। तो इस वजह से ये अपना एक रिकॉर्ड यहाँ पर बना है। ओके, तो ये रिकॉर्ड कई महीनों में इम्पॉर्टेंट है, और पूरे भारत से जो है बहुत ज़्यादा भागीदारी यहाँ पर लगातार आ रही है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ठीक है। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जो है माई भारत पर रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर किया है। ठीक है, और जो माई भारत है ये एक फ्लैगशिप डिजिटल प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ द यूथ अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जो है एक प्रोग्राम है। ओके, Who has assumed office as the Prime Minister of the Denmark for a third consecutive term? आपसे कहा गया है कि अभी डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार किसने अपना पद संभाला है? तो इनका नाम है मैटे
फ्रेडरिक्सन, तो मैटे फ्रेडरिक्सन जो है ये थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म जो है इनका होने वाला है। और अब जो है ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि नई कैबिनेट में जो मेल है इनके मुकाबले जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला है। और तीसरी बार इन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो यहाँ पर संभाला है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं की संख्या है पुरुषों के मुकाबले, तो इसमें जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी झलक यहाँ पर दिखाई देती है। नमो एयरपोर्ट whose new terminal building was recently inaugurated in Daman is located in which union territory? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात और दादरा एवं नागर हवेली जो है और दमन द्वीप में 21,700 करोड़ से ज़्यादा की जो डेवलपमेंट जो वर्क है इनका भी उद्घाटन किया है इस फेज़ का। तो सूरत में उन्होंने बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के एक नया जो है पोर्ट वो यहाँ पर इन्होंने दिया है, एक नया पोर्टफोलियो यहाँ पर सेट होगा। तो इसमें 200 बेड वाला एक नया हॉस्पिटल है उसका भी उद्घाटन इन्होंने यहाँ पर किया है। तो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो यहाँ पर जो है इनका जो ये नमो एयरपोर्ट है इसका इन्होंने इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है, ठीक है। और जो परियोजना है वो काफ़ी बड़ी है, 21,700 करोड़ की है। और इसमें जो है गुजरात भी शामिल है और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो इसको भी यहाँ पर जगह मिली है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट की जो वैल्यूशंस हैं वो 21,700 से ज़्यादा आगे यहाँ पर आ रही है। सूरत में इन्होंने जो है 18,800 जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर किए हैं। और इसमें आप देखेंगे अलग अलग पैकेजेस जो हैं जो यहाँ पर अनाउंस किए गए। और हेल्थ केयर में एक बड़ा योगदान दिया है, 200 बेड का ESIC हॉस्पिटल जो है ये सूरत में यहाँ पर हुआ है। और दमन में जो है नमो एयरपोर्ट है और साथ में नमो हॉस्पिटल है। तो लगभग इसमें 1500 आउट पेशेंट्स हैं डेली, इनको यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये इन्होंने एक अच्छा काम यहाँ पर किया है, ओके। और अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं आप देख पाएंगे, लक्षद्वीप में 885 करोड़ का है। तो ये जो आउटले हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। What is the India's target crude steel making capacity by 2030 अंडर द नेशनल स्टील पॉलिसी 2017? तो जो नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 के तहत भारत का 2030 तक का कैपेसिटी बाय द 2030 अंडर द नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर है कितना, ठीक है। तो देखो भारत का जो स्टील सेक्टर है वो लगातार बढ़ तो रहा है। मई 2026 में जो रॉ स्टील है इसका उत्पादन लगभग 14.21 मिलियन से जो है इतने टन तक यहाँ पर ये पहुँच गया। और अब यही देखा जा रहा है कि लगातार जो है हम बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। और इस बार जो है हमारा लक्ष्य ये है कि हम 300 MTPA मतलब मिलियन टन्स पर एनम जो है वो टारगेट यहाँ पर हासिल कर पाएँ 2030 तक। तो ये हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और जो इसकी कंजप्शन है वो लगभग 9% की जो भारी बढ़त है वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये सर्ज हुई है 14.33 मिलियन टन्स तक, ठीक है। और पहले ये कितनी थी, ये थी 14.21 मिलियन टन तक ये पहुंच गया था। मतलब पिछले साल के मुकाबले जो है ये ज़्यादा है इस बार, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इस बार हमने कहा कि 2030 तक जो है हम 300 MTPA जो है ये यहाँ पर रिकॉर्ड क्षमता हम हासिल कर लेंगे। मिलियन टन्स पर एनम जो है ये इसका यूनिट है यहाँ पर बेसिकली। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो JSW है उड़ीसा में 13.2 MTPA का इनका प्लांट है। तो ये भी इसका आप देख सकते हैं, ये भी जो है एक्सपेंड कर रहा है अपनी कैपेसिटी यहाँ पर। ये इंटीग्रेटेड प्लांट है बेसिकली। और भारत अभी जो है नेट इंपोर्टर जो है वो अभी यहाँ पर बना हुआ है, मतलब आयात ज़्यादा है और निर्यात हमारा कम है यहाँ पर। और ग्रीन स्टील पहल आपने देखा होगा कि 15 राज्यों में लगभग 94 जो प्रोडक्शंस हैं उनको ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा। एट विच इंस्टीट्यूशन वॉज द ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 वॉज ऑर्गेनाइज? तो यहाँ पर कहा गया है कि जो ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन किस स्थान पर, किस संस्थान में बेसिकली किया गया है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेन ट्रेड IFT न्यू दिल्ली बेसिकली यहाँ पर हुआ है। और जो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं जितिन प्रसाद, तो इन्होंने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च जो GBRC है इसका इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये जो GBRC 2026 है ये न्यू दिल्ली का जो IFT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो यहाँ पर इसका उद्घाटन बेसिकली किया गया, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में क्या हुआ है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेन ट्रेड जो है ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन इन्होंने किया है। और मुख्य जो थीम है वो ये थी दुनिया भर में जो
कैसे जो ये अलग अलग पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, उसमें कैसे इस बिज़नेस को मैनेज करें। तो ये था कि मैनेजिंग बिजनेस एमिड द वर्ल्ड वाइड जो टर्बुलेंस है उसकी वजह से जो है इसको आगे कैसे किया जाए। तो थीम इसकी यही थी कि जो अशांति फैली हुई है ना, अमेरिका और इज़राइल और ईरान, ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं इस अशांति में, तो कैसे मैनेज किया जाए बिज़नेस को, ये जो पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है। तो यही इसकी इस बार की थीम यहाँ पर थी। और जो हमारे यहाँ के स्टेट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं जितिन प्रसाद, ये बेसिकली शाहजहाँपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर जो ज़िला है वहाँ से ये एमपी चुने गए और जो है इनको सेंटर में जगह मिली। इनके जो पिताजी थे बाबा साहब, वो एक बहुत कट्टर कांग्रेसी थे, मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया था कांग्रेस में। उसके बाद ये भी काफ़ी टाइम कांग्रेस में रहे, लेकिन जब इनको लगा कि यहाँ फ्यूचर सेटल है नहीं, तो बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और वहाँ की सीट से लड़े और अल्टीमेटली मंत्री बन गए यहाँ पर। ओके, विच इंस्टीट्यूशन इज़ द टेक्निकल नॉलेज पार्टनर फॉर द नवचार मंत्र इनिशिएटिव। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो हमारे यहाँ के केंद्रीय कौशल विकास मंत्री हैं जिनका नाम है जयंत चौधरी जी, तो इन्होंने नवचार मंत्र जो है इस नाम की एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का शुरू करने का मकसद इनका यही था कि जो गांव के इलाके हैं तो उन लोगों की मदद करना जिनके पास नए और अच्छे बिजनेस आइडियाज़ हैं। तो ये जो FITT IIT दिल्ली है, तो इसमें जो है एक कार्यक्रम मिलकर चलाया गया ताकि जो छोटे आइडिया को एक बड़े आइडिया में जो है कन्वर्ट किया जाए और इसका रूट लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो अभी इसका जो पार्टनर है वो है FITT, ठीक है। तो ये इनके साथ में बेसिकली IIT दिल्ली की साझेदारी है और ये जो है आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। IIT दिल्ली और FITT ये दोनों जो है पार्टनर हैं नवचार मंत्रा इनिशिएटिव के। तो जो हमारे यहाँ के जो छोटे शहर हैं तो उनमें नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको मौका मिल सके, जिनके पास एक बेहतरीन इनोवेशन है, और सरकार जो है इस कार्यक्रम के जरिए न केवल उनको ट्रेनिंग और मेंटरशिप दे रही है बल्कि उनको डायरेक्टली जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी जोड़ देगी। तो उनका जो है लगातार अच्छा जो आइडिया है वो अगर आगे निकल कर आता है तो वो एग्जीक्यूट यहाँ पर हो सके। तो इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है NIESBUD, इसका कोलैबोरेशन है किसके साथ में, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो कि FITT और IIT दिल्ली, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्वॉल्व्स हैं और की फोकस ये है कि जो एग्री टेक है, हेल्थ टेक है, एड टेक है, तो इन सबको जो है आगे यहाँ पर लेकर आया जाए और एक जो MSME का इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिले हमें। Which 2 execution models have been adopted for the recently approved national highway expansion project in तेलंगाना। आपसे कहा गया है कि अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि PM मोदी जी ने अभी एक अध्यक्षता जो इनकी कैबिनेट कमेटी थी उसमें हुई, तो इन्होंने तेलंगाना में जो हाईवे का एक्सटेंशन है तो इसके लिए इन्होंने एक बड़ी परियोजना स्टार्ट की है और इसमें 7,500 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है ये यहाँ पर देने वाले हैं। तो इसके तहत क्या होगा कि 191 किलोमीटर का एक लंबा नेशनल हाईवे जिसको बोलेंगे NH63 और NH563 को 4 लाइन जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करने वाले हैं कि इनका जो मॉडल है वो है HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है, जो NH63 के लिए ये बेसिकली हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ट्रैफिक जाम को कम करना और जो डिस्टेंस है वो जल्दी कवर हो जाए, तो इसलिए स्पीड वगैरह भी बढ़ाना, तो ये सब चीज़ों के साथ जो है काम लगातार किया जा रहा है। तो ये जो विस्तार किया जा रहा है ना इस प्रोजेक्ट को, तो ये तेलंगाना में बेसिकली है। मोदी जी जो है इतने करोड़ की योजनाओं के साथ में आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 190 किलोमीटर के अप्रॉक्स में नेशनल हाईवेज हैं, 4 लेन स्टैंडर्ड्स स्पेशली टारगेटिंग है NH63 जो कि अरमोर और जगतियाल और जो मैनचेरियल सेक्शन है NH563 जो जगतियाल से करीब नगर सेक्शन था, तो इनको ये बेसिकली आगे एक्सपेंड करने वाला है, ठीक है। तो आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य में ये बेसिकली हुआ है, कितना अमाउंट इसके लिए है, आउटले है, तो 7,597 करोड़ है और तेलंगाना में ये बेसिकली कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है HAM, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो निजी कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर जो है वो सड़क बनाती है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, 40% का जो खर्चा है वो खुद उठाएगी, ठीक है,
और बाकी का पैसा जो है कंपनी निवेश करती है और उसे बाद में जो है टोल वगैरह किस्तें वगैरह जो होती है उसमें इसको वापस मिल जाता है। और जो BOT होता है इसको बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो ये क्या होता है कि इसमें कंपनी जो है निजी सड़क बना देती है और कुछ सालों तक इस चलाती है और टैक्स वसूलती है, फिर बाद में सरकार को सौंप देती है कि भाई साहब हमारा खर्चा यहाँ पर निकल गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है टोल के चक्कर में कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, तो वो बोला यही जा रहा था ना कि यार इस टोल से तो इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं इसमें डेडिकेटेड प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में, और इसमें क्या होता है 2 कंपनी आती हैं हाइब्रिड मोड पर, ठीक है। तो इसमें जो है 40% गवर्नमेंट दे देगी, बाकी जो है कंपनी इन्वेस्ट करेगी, उसको बाद में धीरे धीरे निपटा देंगे, ठीक है। विच ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद द रिसेंटली लॉन्च AI पावर्ड वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। तो अभी क्या हुआ है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने समाधान दीदी नाम का एक AI बेस्ड जो है एक चैटबॉट लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि ये है क्या, तो ये बेसिकली CPG RAMS पोर्टल है। तो इसमें हो क्या रहा है, अब एक्चुअली क्या है कि जो हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो शिकायतें आ रही हैं ना, तो इनको सेटल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम पहले लगता था। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि समाधान दीदी नाम का एक पोर्टल हम बना देते हैं, ये AI चैटबॉट होगा और ये क्या करेगा कि जो भी लोग हैं वो अपनी मातृभाषा में बोलकर जो है अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। तो ये जो टूल खुद समझ जाता है कि शिकायत जो है वो किस डिपार्टमेंट की है और उसको सही जगह पर पहुँचा देता है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट की जा रही है वो 22 भाषाएँ सपोर्ट यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा 8th शेड्यूल है तो इसके अंतर्गत में 22 भाषाएं जो है उन सभी में इसको जो है आगे जो है प्रमोट किया जा रहा है। और जो एक तरीके से जो डिजिटल गैप है तो इसको ये ख़त्म करने का एक बढ़िया कदम है। जो भाषाएं पहले बैरियर थी, अब सपोज़ कर लो कि किसी ऑफिस में आप जा रहे हो तो आपको उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना, बट ये जो समाधान दीदी है ना, तो इनसे जो है उसी डिपार्टमेंट में आपकी चीज़ यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो CPG RAMS ये बेसिकली जो पोर्टल है ये एक ऐसा पोर्टल होता है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ में या कोई भी गवर्नमेंट वर्क है तो उससे जुड़ी कोई भी शिकायत है तो आप इस पोर्टल पर आप जो है दे सकते हो, ठीक है। तो उसलिए जो है इस पोर्टल पर इन्होंने सामान दीदी नाम का एक AI चैटबॉट है वो यहाँ पर लगाया है, ओके। तो अब क्या होगा कि एक तरीके से जो AI है उसका उपयोग होगा और जो स्मार्ट गवर्नेंस है वो यहाँ पर रहेगी, ओके। With which university has the National Dope Testing Laboratory NDTL recently signed an MOU to advance sports science and anti-doping research? तो अभी क्या हुआ है कि जो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है NDTL, इन्होंने गुरुग्राम में, जो जिसको हम लोग गुरुग्राम बोलते हैं, पहले गुड़गांव था, तो गुरुग्राम में जो SGT यूनिवर्सिटी है तो इसके साथ मिलकर एक इन्होंने MOU साइंड बेसिकली किया है, ठीक है। तो ये श्री गुरु गोविंद सिंह जो SGT यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम में, तो इसके साथ में जो NDTL है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, तो इसका एक MOU यहाँ पर साइंड हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे स्पोर्ट्स साइंस जो है इसको यहाँ पर बढ़ावा देना, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि खेलों को किसी तरीके से ड्रग फ्री हम रखें, ठीक है। अब आप देख लो ना कि 2 स्पोर्ट्स पर्सन हैं, 2 लोग एक मेडल के लिए फाइट कर रहे हैं। अब एक ने यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ले लिए जिससे इसके अंदर एक अलग एनर्जी है, तो ऑब्वियसली ये तो बंदा जीत ही जाएगा ना। इसलिए इनके डोप टेस्ट होते हैं जगह जगह पर। तो हर एक मेजर स्पोर्ट्स वाले, ओलंपिक में तो बहुत ज़्यादा रहता है, वो देखते हैं कि किसी ने कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं ले रखा है, तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं पर ड्रग फ्री जो है, नशा मुक्त जो है पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, तो ये दोनों मिलकर जो है जो डोपिंग रोधी जो विज्ञान है और एथलीट है इनकी सेहत पर जो है एक साथ मिलकर जो है काम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का काम यही है कि एंटी डोपिंग रिसर्च करना और एथलीटों का जो है वेलफेयर यहाँ पर आगे हो, तो उनके लिए लगातार काम यहाँ पर करना। ये हैं आपके पिछले 5 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने सही जवाब दिए थे, वेरी गुड। और आगे और भी ट्राई करेगा। और ये आज के 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इनको भी आप लोग नीचे बताइएगा। देखो हमारी जो थीम अभी चल रही है, हम चाहते हैं कि आप ग्लोबल लेवल पर अलग अलग जगह से जो स्टैटिक जीके का फॉर्मेशन है वो समझें, तो इसलिए हम 5 वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके लिए हम यहाँ पर रखते हैं। आगे फिर मिलेंगे। और कोई भी आपको PDF चाहिए होगा तो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली। तो यहाँ पर हमारा मंथली PDF भी अपलोडेड है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो 8448169188 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।